मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज के मुख्य विषय के तहत मैं श्रम कानूनों में सुधार इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले एक महत्वपूर्ण घटना को देख लेते हैं। हालांकि यह घटना उस तरीके से नहीं है, लेकिन न्यूज़ में यह बात थी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह घटना नहीं है, मेरी बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यह घटना नहीं है, और सच पूछिए तो यह न्यूज़ भी इस तरीके की है जो लगातार आती रहती है, यानी कि न्यूज़ के रूप में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस समय पर ये न्यूज़ आई है उस दृष्टि से यह न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, और ख़ासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तो विशेष रूप से। अन्यथा देखिए होता क्या है कि आपने न्यूज़ सुनी, आप उसे नहीं पकड़ सकेंगे। आप अखबारों में भी पढ़ेंगे तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूज़ अपने आप में बहुत सामान्य किस्म की ही है। तो आप इसे पकड़ेंगे कैसे? दोस्तों, पकड़ने के लिए दो चीज़ों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। पहली बात तो यह है कि आपके दिमाग में आपके सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और मैं जब सिलेबस की बात कर रहा हूं तो वह सिलेबस नहीं जो यूपीएससी ने आपको प्रोवाइड किया है, बल्कि वह सिलेबस जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपसे चाहती है। दोनों में अंतर है। ठीक है कि जो यूपीएससी ने प्रोवाइड किया है लिखित फॉर्म में वो उसका बेस है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। उससे परे सच पूछे तो उससे भी ज़्यादा है। वह सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरा यह कि आपके अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए, या कह लीजिए कि आपके दिमाग का वो मैग्नेटिक फॉर्म होना चाहिए, चुंबकीय उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वो जैसे ही ऐसी खबरों को देखती है आपकी दृष्टि तुरंत उसको पकड़ लेती है। वह दिमाग तुरंत अपने आप में खींच लेता है, नहीं ये तो मेरे काम का है। तब जाकर के सही मायने में हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ईमानदारी के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी खबर थी? एक मिनट के लिए आप सोचें, अगर आपने न्यूज़ सुनी हो, क्या सच में उस खबर को आप पकड़ सकते हैं? अखबार अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आप जानने की कोशिश कीजिए कि उसमें कौन सी ऐसी खबर थी। और मुझे विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट थोड़े लंबे समय से मुझे सुन रहे हैं, शायद वो इसे पकड़ लेंगे, या हमारे जो ऑनलाइन क्लास के जो पेड स्टूडेंट हैं शायद वो इसे पकड़ लें। दोस्तों, वह है विदेशी निवेश आकर्षित करने के बारे में प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई बैठक। प्रधानमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि अभी वह अवसर है जब भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए, विशेष रूप से और बहुत तेजी के साथ। और साथ ही साथ जो हमारे स्थानीय निवेश है उनके लिए तो किया ही जाना है। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ समय से मैं इस पर बात भी कर रहा हूं, और अखबारों में भी बातें हो रही हैं, और लगातार मैं आप सबको प्रेस क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। उसका संबंध इस बात से है कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, और चीन की थोड़ी सी बदनामी हो रही है कोरोना को लेकर के। पूरी दुनिया का जो मत है वो चीन के विरोध में होता जा रहा है। जापान ने तो सीधे सीधे अपनी कंपनी को कह दिया है कि भैया आप चीन को छोड़ो, और इसके लिए हम हर्जाना देने को तैयार हैं, आप दूसरी जगह चले जाओ। तो जब ये चीन को छोड़ करके जो कंपनियां दूसरी जगह जाना शुरू करेंगी तो कहीं ना कहीं तो जाएंगी, और जाएंगी भी कहाँ? वो यूरोप में नहीं जाएंगी जहां इतनी महंगाई है ना। वो अमेरिका भी नहीं जाएंगे, वो कनाडा भी नहीं जाएंगे, वो एशिया के ही देशों में आएंगी। और उनके लिए भारत से बेहतर और स्थान कौन सा हो सकता है? तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा वक्त है, जिसे आप कह सकते हैं कि लोहा गर्म है, जिस पर चोट की जानी चाहिए, कि भारत इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये खबरें भी धीरे धीरे आ रही हैं कि जो कंपनियां चीन को छोड़ रही हैं वो भारत न आकर के वियतनाम, थाईलैंड, इन देशों की ओर रुख कर रही हैं। तो भारत इस कोशिश में है कि वह विदेशी निवेश को, यानी ये जो कंपनियां चीन छोड़ करके और दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रही हैं, वो अपने यहाँ ला सकें। खासकर जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि 3 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने एक ग्रुप बनाया है, और उनको ये काम दिया गया है कि आप विदेशी कंपनियों को अपने राज्य में लेकर आइए। मुझे विश्वास है कि दूसरे राज्य भी अब तेजी के साथ इस पर अमल करना शुरू करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा। आज के अखबारों में उस शब्द का प्रयोग भी किया गया है, अगर आप लोगों ने पकड़ा हो तो, प्ले एंड प्लग मॉडल। इसकी बहुत कम चर्चा होती है, प्ले एंड प्लग मॉडल। और सिविल सर्विस की तैयारी में इन बातों को पकड़ना भी पड़ता है। बेसिकली कोई नया शब्द नहीं है,
सन 2015 में जब हमारा बजट पेश किया गया था, उस समय अरुण जेटली जी हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, प्ले एंड प्लग मॉडल, राइट। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट लगना है, विद्युत संयंत्र लगना है, कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनना है, बड़ी बड़ी सड़कें बननी है, तो ये जो बड़ी बड़ी आधारभूत संरचना की जो परियोजनाएं होती हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत ही सरल है। सरल यह देखिए कि प्राइवेट लोगों को नीलामी के जरिए कहा जाता है कि भाई ठीक है, चलिए आप सड़क बनाइए, एयरपोर्ट बनाइए, या पीपी मॉडल के तहत ही कहा जा रहा है, तो वो उसका ऑक्शन होता है। तो इसमें दो पॉइंट है। पहला तो यह है कि जो ऑक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ऑक्शन होने से पहले, जैसे मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट का ऑक्शन कर रहे हैं कि एयरपोर्ट का निर्माण होना है, तो उससे पहले ही जो भी बोली लगाने वाले लोग हैं उनके सामने एक प्लान पेश कर दिया जाएगा कि देखिए, ये जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए आपको इन मंत्रालयों की या रेगुलेटरी अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी, है ना। जमीन एक्वायर करना है तो आपको इसकी परमिशन लेनी होगी, आपको यहाँ पर्यावरण की परमिशन लेनी होगी, यहाँ आपको जल की परमिशन लेनी होगी, ढेर सारे हमारे यहाँ अनुमतियाँ लेनी पड़ती हैं। तो कहेंगे कि ये सारी अनुमतियाँ हम पहले से लेकर के रखे हुए हैं, पहले से हमारे पास मौजूद है, आप तो ऑक्शन करो, और अगर ऑक्शन में ये आपको मिल जाता है तो आप तुरंत अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा संकट है वो इसी बात का है कि पता लगा परमिशन लेने में ही 2-3 साल निकल जाते हैं। इसीलिए आप देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, हालांकि हम पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति हमारी नहीं है। 190 देशों में हमारा अभी भी जो रैंकिंग है हमारी, वो 63 है, जबकि चाइना का 46 है, जबकि वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो ये मॉडल फिर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पर आप काम करना शुरू कीजिए, प्ले एंड प्लग मॉडल। तो दोस्तों, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और वह है श्रम कानूनों में सुधार। दोस्तों, इस पर आप बहुत पढ़ते होंगे, बहुत कुछ एडिटोरियल भी लिखे जाते होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप उन्हें कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारी जो ऑनलाइन क्लास के पेड स्टूडेंट हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो अर्थव्यवस्था है उसके तहत एक लेक्चर है, श्रम कानूनों में सुधार, रिफॉर्म्स इन लेबर लॉज। बाकायदे लेक्चर है, काफ़ी डिटेल में वो लेक्चर है, समझाने के अंदाज में वो लेक्चर है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप उस लेक्चर को पढ़ें। और आज के दिन आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि आज 1 मई यानी कि मजदूर दिवस है, और इसीलिए मैंने इस विषय को चुना भी है। तो एक सही समय है जब आप इसको पढ़ करके कहीं न कहीं संवेदना के स्तर पर भी इस विषय से जुड़ सकते हैं। श्रम कानूनों में सुधार। अभी जो श्रम कानूनों में सुधार की बात होती है, देखिए डिटेल में जाने के लिए तो मेरे पास अवसर नहीं है, क्योंकि कुछ श्रम कानून हैं जो हमारे विकास को बाधित कर रहे हैं, उद्योगपतियों को निरुत्साहित कर रहे हैं। उसके रीजन हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बहुत सिंपल सी आपको मैं बात बता रहा हूं, तो उस समय हम समाजवादी विचारधारा के थे, और हम जो स्वतंत्रता आंदोलन से चल करके आए थे। तो आप देखिए, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हम श्रमिकों को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे, और देना भी चाहिए, है ना। जो कार्ल मार्क्स ने जो आवाज़ उठाई थी वो मजदूरों के लिए ही उठाई थी कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा विश्व है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में कार्ल मार्क्स पैदा हुए, 1850 के आसपास उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तब तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, कार्ल मार्क्स इंग्लैंड में ही रहते थे। वो देख रहे थे कि मजदूरों की कितनी दुर्गति हो रही है, तो उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि आप सभी इकट्ठे होइए, क्रांति कीजिए और सत्ता पर अपना अधिकार कर लीजिए। और इसी बात आप कह लीजिए, इसी नारे को अपना आधार बनाते हुए लेनिन ने रशिया में सत्ता पलट कर दी, और फिर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार स्थापित हुई, राइट। तो भारत पर इसका प्रभाव पड़ा, तो भारत ने भी श्रमिकों के पक्ष में कानून बनाने शुरू किए, और वैसे भी हमारा कल्याणकारी राज्य था। तो हमने जो कानून बनाए वे ज़्यादातर श्रमिकों के पक्ष में हैं कि श्रमिकों के लिए ये किया जाना चाहिए, इतने घंटे से आप अधिक काम नहीं ले सकते। और जरूरी भी था क्योंकि उस समय ये डिमांड थी, क्योंकि उद्योगपतियों के जरिए डेफिनेटली श्रमिकों का कहीं न कहीं शोषण हो रहा था। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद अब क्या हुआ, इसके बाद हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और हमारे जो श्रम कानून हैं वो अभी भी पुराने ही लगभग बने हुए हैं।
जैसे एक कानून की मैं आप बात करूं, उदाहरण के जरिए शायद आप अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम है, 1947 का है, ठीक है। और 1947 आज उसे कितने साल हो गए हैं, है ना। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, आईडी एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसमें देखिए, इसका एक प्रोविजन है कि कोई भी जो मालिक होगा वो सरकार की परमिशन के बिना अपने यहां से श्रमिकों को नहीं निकाल सकता। अब ये बताइए, सरकार से परमिशन मिलना उतना आसान होता नहीं है। अब उसका उद्योग बैठ गया है या उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ ज्यादा श्रमिक हो गए हैं, तो लेकिन वो निकाल नहीं सकता। अब वो बैठे ठाले श्रमिकों को पैसा दे रहा है, वेतन दे रहा है, तो पता लगा कि धीरे धीरे वो उद्योग नुकसान में पहुंचते पहुंचते खत्म ही हो गया। और ऐसा हुआ है। श्रमिकों को जब बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया तो वेस्ट बंगाल जो राज्य है वो इसका बहुत जीता जागता प्रमाण है कि किसी समय हमारे हिंदुस्तान का मुंबई के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा औद्योगिक नगर था, आज देखिए कि औद्योगिकीकरण उसका हो गया है। वहां उद्योग नहीं रह गए हैं क्योंकि आज़ादी के कुछ समय के बाद से ही बहुत लंबे समय तक वहाँ मार्क्सवादी सरकार रही, तो उसने मजदूरों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचा, और पता लगा कि मजदूर काम करने से इनकार करने लगे, उनके संगठन बन गए, संघ बन गए। नतीजा ये हुआ कि उद्योगपति और मजदूरों में आपस में टसल हुआ और धीरे धीरे सारे उद्योगों पर ताले पड़ते चले गए। तो दोस्तों, जब हम 1990 में लिबरलाइजेशन के दौर में पहुंच गए हैं और जब हम विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाह रहे हैं, तो वो तो मजदूरों की इस स्थिति को या श्रम कानूनों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम तो एक बार अगर श्रमिक को अपने यहाँ रख लेते हैं तो हम उन्हें निकाल ही नहीं सकते और बेवजह हमें धन देना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, मजदूरों से संबंधित फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्रम कानूनों में सुधार हो। कुछ राज्यों ने डेफिनेटली इस पर काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान ने कुछ कदम उठाए हैं, महाराष्ट्र ने कुछ कदम उठाए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पर टोटल 140 कानून हैं। 140 कानून, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो राज्य भी कानून बनाते हैं, केंद्र भी कानून बनाता है। केंद्र के बनाए हुए लगभग 40 कानून हैं और राज्यों के बनाए हुए 100 कानून हैं। और मजेदार बात यह है कि श्रम कानूनों के बारे में हमारे यहां कहा जाता है कि जब तक आप 20% श्रम कानूनों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप 100% कानून का पालन नहीं कर सकते। मतलब आपस में ही कानूनों में इतने विरोधाभास हैं। लेकिन बहुत लंबे समय से श्रम कानूनों में सुधार की मांग की जा रही है, लेकिन हम अभी तक उतने सुधार की स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं कि औद्योगिक जगत इसके साथ कंफर्टेबल महसूस कर सके। दोस्तों, उसके बहुत से कारण भी होते हैं। अब वक्त नहीं है कि हम उन कारणों पर जाएं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपकी बहुत ही व्यावहारिक किस्म की तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस मुख्य विषय के बारे में मेरा अभिवादन स्वीकार करें, साथ ही मेरी शुभकामनाएं भी कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।